लास्ट क्लास में हम देख चुके थे कि आप जो है रेट में कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप जो है रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो आर इक्वल्स टू के रेस टू द पावर अल्फा बी रेस टू द पावर बीटा। इसके अंदर आप चाहो तो 1/a da/dt लिख दो। अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन दैट इज -1/a da/dt लिखते हो, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो उस टाइम पे ये जो के डिफाइन होगा, इस के को भी आप क्या बोलोगे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो कुल मिला के हमने जो कल लास्ट क्लास में देखा था, वो हमने देखा था कि ये के किसका पुट होता है, ये अपन को आइडेंटिफाई करना था। तो अगर आप रेट की जगह ये वाला एक्सप्रेशन पुट करते हो, दैट मीन्स आप जो के लोगे वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वाला लोगे। लेकिन अगर आप ये एक्सप्रेशन पुट करते हो, देन -da/dt इज रिप्रेजेंट व्हाट? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। मतलब किसी कंपोनेंट के डिक्रीज का या किसी कंपोनेंट के इंक्रीज की जो रेट बताए, माने बिना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला एक्सप्रेशन, तो इस जगह जो के पुट होगा वो के होगा रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट। ठीक है। और इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? सिंस ये किसी के रेस्पेक्ट में है, जैसे मैंने यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए लिखा है, तो यहाँ पे भी आप के ए लिखोगे। लेकिन ये वाले के अंदर सिंपल स्मॉल के आएगा, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे इस के और इस के में रिलेशन क्या है भैया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ए को जब मैंने इधर मल्टीप्लाई करा तब मेरा ये के ए आया। तो के ए और के में रिलेशन क्या होगा? दैट के ए बराबर के इंटू ए। अब इसको आप चाहो तो इनडायरेक्टली इस तरीके से भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला क्या था? रेट कांस्टेंट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एनी कंपोनेंट। जबकि ये क्या था? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक रिलेशन अगर आप एक और टर्म्स में बोलना चाहो तो आप एक और बोल सकते हो, दैट रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। देखो ए क्या था? मेरा रिएक्टेंट था ना, क्योंकि आप किसी के टर्म्स में बात कर रहे हो। तो आप चाहो तो ये भी बोल सकते हैं दैट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। एक रिलेशन अगर आप बोलना चाहें तो आप ये रिलेशन भी इसके थ्रू डिराइव कर सकते हैं। भाई अपन जानते हैं मेरा जो के ए है वो किसके बराबर है? स्मॉल के इंटू ए के। व्हाट इज के ए? किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में आपने जो रेट कांस्टेंट डिफाइन करा है वो है के ए। अब ए यहाँ पे मैं रिएक्टेंट मान रहा हूँ, तो इट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। ये किसका रेट कांस्टेंट है? ये पूरी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। सो इट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है? उस ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। तो क्या रिलेशन हो गया भैया के और के में? दैट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये अपन कल की क्लास में देख चुके थे। ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम की। सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम के सवाल ही आपके ज्यादातर आएंगे सिलेबस में। डबल रिएक्टेंट सिस्टम के सवाल उतने हैं नहीं। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गिवन है उस बेस पे जो भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो वो मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। फिलहाल
हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम। मेजरली आपके 3 ऑर्डर कोर्स में है, 0, 1, 2। उन 3 में से भी सबसे ज़्यादा जो सवाल आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा। बट जब आप डेरिवेशन देखोगे तो डेरिवेशन सबके मोर और लेस सिमिलर हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न है सबका, और वो पैटर्न आपको जज करना आना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, चाहे 0 ऑर्डर पढ़ो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ो, चाहे सेकंड ऑर्डर पढ़ो, दे ऑल आर बेस्ड ऑन सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम। ज़्यादातर डबल रिएक्टेंट सिस्टम का कोई केस नहीं है। उसी बेसिस पे आप क्या क्या डिराइव कर सकते हो वो देखेंगे अपन। लेट्स से मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। कैपिटल एज द रिएक्टेंट एंड स्मॉल एज द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बैलेंस्ड है मान लो, ठीक है। अगर ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, इफ इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो बताइए इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा। वी नो दैट रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर अल्फा एंड बी रेज टू द पावर बीटा ना। हाँ जी, तो क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन था तो रेट बराबर के ए रेज टू द पावर 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ए की जगह आप अगर 1 वैल्यू पुट करते हो, हाँ जी, तो रेट की जगह बराबर के इंटू ए रेज टू द पावर 0 आ जाएगा। तो मुझे बताओ अगर आप ए की जगह 1 पुट करते हो तो रेट किसके बराबर आ जाएगी। व्हाट इज 1 रेज टू द पावर 0? किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। अब उसमें आप चाहे 1 की पावर 0 पुट करो, चाहे 1 लाख की पावर 0 पुट करो, क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, तो 1 ही आना है। तो कहने का मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन में ए की जगह कुछ भी पुट कर दो, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी रेट हो जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, रेट कांस्टेंट के, एंड रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, कि जब मैं पहला प्लॉट ड्रॉ करता हूँ तो 0 ऑर्डर की फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, दैट रेट और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ एक कांस्टेंट ग्राफ आता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी 0 ऑर्डर रिएक्शन की यही होती है, दैट क्या, इन अ 0 ऑर्डर रिएक्शन rate remains constant with respect to time। पूरा डेरिवेशन आपको बस समझना है, याद क्या रखना है जिस पे मैं टिक कर दूंगा, जैसे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेट और टाइम के बीच में 0 ऑर्डर का ग्राफ किस तरीके का आता है, तो आप बोलोगे कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। सो रेट बराबर के इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि के मेरा अपना खुद का कांस्टेंट है, दैट इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, रेट का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आएगा, रेट क्या होती है, चेंज इन एनीथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। सो इट इज डी ऑफ ए बाई डी टी। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है, बराबर के की जगह क्या लिखूंगा, क्योंकि माइनस डी ए बाई डी टी ले रहे हो तो के की जगह क्या लोगे, किसी किसी स्पेसिफिक के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो के की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, के ए, ठीक है, इंटू ए रेस टू द पावर 0 चल ही रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर आ गया, के ए के। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम, अब लिमिट आपकी इच्छा है, आप क्या पुट करना चाह रहे हो। लेट अस से मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डी ए बराबर के ए डी टी, एंड आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम लेट अस से बिटवीन अ टाइम लिमिट ऑफ 0 टू टी टू। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एट टाइम 2 इक्वल टू 0 इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, लेट अस से ए नॉट, एंड एट टाइम टी इक्वल टू टी इस ए की कॉन्सेंट्रेशन आपने कितनी मानी है, लेट अस से ए। ए क्या है, बची हुई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लेट्स से इनिशियली मेरे पास 100 मोल्स थे
40 सेकंड खत्म होने के बाद उसके 40 मोल्स खत्म हो गए, तो बचे हुए मोल्स कितने हो गए? 60। ठीक है, तो ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, जबकि ये क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो बचा हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है ए। पहले इतना नोट डाउन कर लें, फिर बात करेंगे। अगर आप लिमिट में बिठा दोगे, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स? अपन जानते हैं माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस एक्स। मैं वही यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और लिमिट बिठा रहा हूँ। लिमिट बिठाना आता है? माइनस एक्स ए नॉट टू ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप करोगे, पहले देख लो, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। तो अपर लिमिट यानी कि यहाँ क्या बिठाएंगे अपन? माइनस ए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ लगा दिया मैंने माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माने अपर लिमिट बोले तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस ए प्लस ए नॉट। इतनी बात समझ में आती है? मैं यही वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे बिठा दूंगा। पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए रखना। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, क्या वैल्यू थी? ए नॉट से ए हमने इंटीग्रेट इसको माइनस डी ए को बराबर के ए डी टी। यहाँ पे जो मैंने लिमिट पुट करी थी वो बिटवीन टाइम 0 से टी पुट करी थी। आपकी मर्जी, आप कौन से लिमिट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि 0 से टी ही मानो। खैर, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ए नॉट माइनस ए बराबर के ए इंटू टी। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो वो ए की वैल्यू क्या आएगी भैया? तो हेयर दिस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस के ए इंटू टी प्लस ए नॉट। ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं? तो अगर अब इसमें ये वाली इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए नॉट, आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। व्हाट इज ए नॉट? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज ए? कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट, बची हुई। व्हाट इज के ए? रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। एंड व्हाट इज टी? टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम पे अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, क्या आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट निकाल सकते हो? क्या? 110%। किसी भी टाइम टी पे अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है, तो क्या आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकाल सकते हो? क्या? फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ। कौन सी इक्वेशन से निकालोगे? इस इक्वेशन से। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जिस पे मैंने डब्बा लगा दिया या जिस पे मैंने टिक कर दिया, सिर्फ वही इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करा, मैं लेटेस्ट से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली, इट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस ए नॉट। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टी, जैसा कि मैंने आपको लिक्विड सॉल्यूशन में ही बोला था, केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही तरीके के ग्राफ होते हैं, इधर इट इज स्ट्रेट लाइन और इट इज कर्वेचर। बताओ किस टाइप का ग्राफ आएगा? तो ग्राफ प्लॉट करने का एक बहुत सिंपल ट्रिक बताई थी। जो वाई पे उसको वाई बोल दो, ये वाई एक्सिस पे, जो एक्स पे उसको एक्स बोल दो, ये एक्स एक्सिस पे। किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है? ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, वेयर m इज वॉट? के ए एंड इंटरसेप्ट इज वॉट? ए नॉट। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी विद अ नेगेटिव स्लोप, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट और टाइम टी के बीच में ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। इंटरसेप्ट इज ए नॉट। इतनी बात क्लियर है? नेगेटिव स्लोप है तो स्लोप इज माइनस के ए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस ग्राफ को, अगर आप आगे जाके एक्सटेंड करते हो तो क्या ये इस एक्सिस पे मिलेगा क्या? हाँ कि ना?
अगर इस ग्राफ को आगे जाके एक्सटेंड करोगे तो क्या ये 0 हो जाएगी कि नहीं? तो भैया इस ग्राफ को अगर मैं आगे जाके एक्सटेंड करता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि करना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। इस ग्राफ को जब आप आगे जाके एक्सटेंड करते हो तो ये रिएक्शन यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 0। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एक लौती ऐसी रिएक्शन है जो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों कंप्लीट होती है। जैसे ही आप इस ग्राफ को यहाँ पे एक्सटेंड कर दोगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो गई? 0। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0 होने का मतलब ए हो गया ख़त्म। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, ज़ीरो ऑर्डर एक लौती ऐसी रिएक्शन है जो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली बिल्कुल एंड होती है। आगे जाके आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या कोई सी भी और ऑर्डर की रिएक्शन जब आप पुट करोगे, थ्योरेटिकली इट नेवर एंड्स, प्रैक्टिकली एंड होती है, थ्योरेटिकली इट नेवर एंड्स। क्यों? उनका ग्राफ एक्सपोनेंशियल चल जाता है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखती है वो क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली एंड्स। देयरफॉर, क्योंकि एंड होती है, देयरफॉर इट हैज़ और टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो, मतलब वो रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन theoretically as well as practically ends, therefore it has a time of completion also। टाइम ऑफ कंप्लीशन मतलब ये रिएक्शन कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, टाइम ऑफ कंप्लीशन मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ टी ऑफ COMP। अगर मैं बोलूँ ये रिएक्शन ख़त्म हो गई, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जानी चाहिए, बताइए। अगर ये रिएक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी? लाइन को एक्सटेंड करो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 0। अब मैं, बिल्कुल सही, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वैल्यू को यहाँ इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? दैट ए नॉट माइनस 0 बराबर के ए इंटू, यहाँ पे जो आपने टाइम निकालना चाह रहे हो वो कौन सा निकालना चाह रहे हो? टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ से टाइम ऑफ कंप्लीशन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? ए नॉट अपॉन के ए, ठीक है। तो एक ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है और ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। टाइम ऑफ कंप्लीशन की वैल्यू क्या होती है? ए नॉट अपॉन के ए। कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा पुट होता है? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। और ये जनरल इक्वेशन है जीरो ऑर्डर की, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आगे अपन ने जो रिएक्शन मानी थी वो ये मानी थी दैट ए ऑफ ए गिव्स प्रोडक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0। लेट अस से इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, एंड एट टाइम t इक्वल टू t इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो a है, और a क्या है? जो बच गया। तो ख़त्म कितना हो गया? लेट अस से ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। याद है ना, जितना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था उतने टाइम x माइनस कर देते थे। तो अगर यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट a है तो ए नॉट माइनस ए एक्स इसमें से ख़त्म हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा? ये a। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये a की वैल्यू मैं आपके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। कौन सी? जो आपकी एक इक्वेशन आई थी ना जनरल, कौन सी वाली? इट इज़ ए नॉट माइनस ए बराबर के ए टी। क्या आपने ये इक्वेशन याद है आप लोगों को? मैंने डिब्बा भी लगवाया था, ठीक है, बॉक्स में बंद करवाई थी। ए नॉट माइनस ए बराबर के ए टी, तो मैं उस ए की ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, ठीक। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इट इज़ ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस ए एक्स बराबर के ए टी। इतनी बात समझ में आती है? तो ए नॉट से हो गया ए नॉट कैंसिल, तो यहाँ से ए एक्स बराबर किसके आ गया? के ए टी के।
तो x बराबर किसके आ गया, के ए अपॉन ए इंटू टी के। क्या मुझे कोई बताएगा के ए अपॉन ए किसके बराबर होता था? तो अभी अपन ने 2 मिनट पहले देखा है दैट रेट ऑफ रिएक्टेंट बराबर रेट ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्टेंट बोले तो के ए, रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो के मल्टीप्लाई बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए। इसको नीचे लेके जाओ, किसके बराबर आ जाएगा ये स्मॉल के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x बराबर के टी। तो एक ये छोटी वाली चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ, इसी इक्वेशन के बेस पे क्या एक और बना सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं x और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, वेयर x इज व्हाट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से ख़त्म हो रहा है a या प्रोडक्ट बन रहा है b, जो भी है, किस तरीके का ग्राफ आएगा? तो अगेन x y एक्सिस पे तो इसको y दे दो, t x एक्सिस पे तो इसको x दे दो, ये y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? तो हाफ लाइफ वो लाइफ होती है जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाफ लाइफ वो लाइफ होती है जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए। डिनोट किससे करते हैं इसको? टी हाफ से। तो अगर कोई आपसे बोले कि भैया हाफ लाइफ टाइम या फिर हाफ लाइफ फाइंड आउट करके बताओ, मतलब टी इक्वल टू टी हाफ, वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है ना, कि हाफ लाइफ टाइम पे वैल्यू मतलब आधी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है, वो टाइम कहलाया जाता है हाफ लाइफ टाइम। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय रिएक्शन such that the reactant becomes half of the initial amount। ठीक है, इनिशियल आपने क्या लिया था? ए नॉट। तो अगर टी इक्वल टू टी हाफ है तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि लेफ्ट वाली ए नॉट बाई टू कितने टाइम में हो जाएगी। ठीक है, समझे हाफ लाइफ का मतलब? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने ए नॉट ली थी, ए क्या होता है? बचा हुआ। तो अगर आधा खत्म हो गया तो बचेगा कितना? आधा ही। तो t इक्वल टू टी हाफ पे ये बात कंफर्म है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी? ए नॉट बाई टू, जो आपने लिया था उसका आधा। ठीक है, अब मैं इसको वापस इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाली इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। बार बार उसी इक्वेशन का यूज आ रहा है जो डब्बे में बंद करी थी। वो इक्वेशन क्या थी मैं फिर लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, हालांकि आपको नहीं लिखनी अभी है। इट इज ए नॉट माइनस ए बराबर के ए इंटू टी। पुट कर दो, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू बराबर के ए इंटू टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको हाफ लाइफ टाइम की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना बच जाएगा? ए नॉट बाई टू बराबर के ए इंटू टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए नॉट अपॉन टू के ए। ठीक है, तो क्या प्रूव हुआ इस बात से? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। क्या प्रूव हुआ इस बात से? अगर मैं आपसे पूछूं के क्या है तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट है। टू क्या है? कांस्टेंट है। तो के ए और टू तो हो गए कांस्टेंट। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे हाफ लाइफ टाइम किस पे डिपेंड करती है, तो हम क्या बोलेंगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सिंस के ए एंड टू आर कांस्टेंट, therefore t half is directly proportional to initial concentration। नोट डाउन कर लो, फिर बात करेंगे इस पे। आपसे एक आधा सवाल पूछते हैं। कोई है जिसका बच रहा हो तो बता दो, वरना मैं हटा रहा हूँ।
भैया ये टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट आया, ये क्या सिग्निफाई करता है समझो। अगर इनिशियल को डबल करोगे तो हाफ लाइफ भी डबल होगा, अगर इनिशियल को हाफ करोगे तो हाफ लाइफ भी हाफ होगा, इनिशियल को 4 टाइम्स करोगे तो हाफ लाइफ भी 4 टाइम्स बढ़ेगा। ये समझ में आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो आगे जो सवाल दूंगा उसका जवाब देना। तो लेटेस्ट से मैं आपके आगे एक लिखता हूँ ए नॉट और इधर में लिख देता हूँ टी हाफ, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से मान लिया कि 10 मोल था तो हाफ लाइफ टाइम जो था वो 20 सेकंड था। अगर 10 मोल है तो जो हाफ लाइफ टाइम था, कोई भी रिएक्टेंट लिया मैंने, उस रिएक्टेंट के 10 मोल ले लिए और उसका जो हाफ लाइफ टाइम वो था वो 20 सेकंड था, ठीक है। बताओ अगर हम उसी रिएक्टेंट का 20 मोल ले लेते तो हाफ लाइफ टाइम कितना होता। अगर किसी रिएक्टेंट का 10 मोल अगर आपने लिया तो उसका हाफ लाइफ टाइम 20 सेकंड था, अगर उसी रिएक्टेंट का मैं 20 मोल ले लेता तो हाफ लाइफ टाइम कितना होता। 40 सेकंड। समझ में आती है ना कि इनिशियल का अगर डबल करोगे तो हाफ लाइफ टाइम भी डबल होगा, और उसी का अगर आप 5 ले लेते तो कितना हो जाता। उसी का अगर आप 5 ले लेते तो हाफ लाइफ टाइम कितना हो जाता, 10। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल का हमने हाफ कर दिया तो हाफ लाइफ टाइम का भी हाफ कर दो, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ कि जब मैंने किसी रिएक्टेंट का 10 मोल लिया तो उसका हाफ लाइफ टाइम कितना था, 20 सेकेंड, तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि उसके 10 से 5 होने का टाइम कितना था, 20 सेकेंड, और उसके 5 से 2.5 होने का टाइम कितना है, 10 सेकेंड, लेकिन उसके 20 से 10 होने का टाइम कितना है, 40 सेकेंड। ये सारी बातें समझ में आती है। हाफ लाइफ टाइम मतलब जब जो भी आपने कॉन्सेंट्रेशन ले रखी है उसका हाफ हो जाए। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट, ये सब खत्म हो गया किसका, जीरो ऑर्डर की सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, सारे ग्राफ आपको टू द पॉइंट ध्यान रखने, किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लेने का। अगली बात करते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। सबसे ज़्यादा सवाल आने के चांसेस इसी पे होते हैं, सबसे बड़ा डेरिवेशन भी इसी का है, तो ध्यान से देखिएगा। हालांकि अगर आपको जीरो ऑर्डर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल उसकी मिरर इमेज है, लेकिन बस थोड़े थोड़े इंटीग्रेशन में चेंजेस आते रहते हैं। तो जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जो डब्बे में दिया है वो फार्मूला याद रख लेना बस। तो अगेन मैंने मान ली यही रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, बाकी जो मैथ्स का है उसकी मैथ्स मेरे से अच्छी है तो उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रेट बराबर ए रेस टू द पावर 1। अब इसका जो रेट लो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। मुझे बताओ अगर आप अब पुट करते हो 1 या अब पुट करते हो 1 लाख, तो 1 लाख रेस टू द पावर 1 और 1 रेस टू द पावर 1, क्या ये सेम बात हो जाएगी, नहीं। तो कहने का मतलब रेट और कॉन्सेंट्रेशन अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। इससे पहले रेट जीरो ऑर्डर में इंडिपेंडेंट विद टाइम एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन यहाँ पे रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्योंकि उसकी पावर है 1। ये हो गया मेरा क्या, रेट लॉ। अब अगेन जैसा कि पहले करा था अब वापस करेंगे। मैं निकालना चाह रहा हूँ माइनस डी ए बाई डी टी, वो किसके बराबर आ जाएगा, के ए इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस डी ए बाई डी टी पुट करा है तो यहाँ पे भी आप के पुट करोगे। ये क्या हो गया मेरा भैया, ये हो गया मेरा रेट लॉ। अब इस रेट लॉ को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आई एम इंटीग्रेटिंग दिस अगेन फ्रॉम जीरो टू टी। मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया विद इन अ टाइम लिमिट 0 टू टी। एट टाइम टी इक्वल टू 0 उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए नॉट, एंड एट टाइम टी इक्वल टू टी उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट क्या है, बार बार लेफ्ट बोल रहा हूँ, ए। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए। डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, एल एन एक्स, तो जानते होगे। ठीक है, तो बस अब मैं कुछ नहीं वैल्यूज पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाहर निकाल लिया मैंने माइनस एल एन ए, और ये मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ ए नॉट टू ए बराबर के ए इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे डी टी में, डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स, के ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया,
तो इट इज टी माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बिठाओगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल एन ए नॉट अपॉन ए बराबर के ए इंटू टी। तो रेट लॉ को इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरा एक्सप्रेशन आता है उसको आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो ये है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, नोट डाउन कर लो, डाउट हो जिसको। तो अगर मैं वही सेम चीज़ आपसे पूछूं कि आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, रेट कांस्टेंट पता है, टाइम पता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट निकाल लोगे 110%। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो ये वाला इक्वेशन लगा देना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो ए नॉट माइनस ए बराबर के इंटू टी लगा देना। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन पे डिपेंड करता है। इवन देखो, अगर आप देखोगे तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, ए नॉट माइनस ए बराबर के ए इंटू टी। अगर आप यहाँ पे टर्म्स देखो ना, तो देखो टर्म्स कौन कौन सी यूज में आ रही है, ए नॉट आ रहा है, ए आ रहा है, के ए आ रहा है, टी आ रहा है। यहाँ पे भी वही टर्म्स यूज में आ रही हैं, ए नॉट आ रहा है, ए आ रहा है, के ए आ रहा है और टी आ रहा है, बस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है, बस टर्म्स इधर उधर हो जाती हैं थोड़ी सी। चलो फिर भी जितना हो पाए वो तो देख लो। अरे तो आई थिंक मोस्टली सारे लोग आ चुके हैं। तो यहाँ तक अपना डेरिवेशन हो गया था, एल एन ए नॉट अपॉन ए बराबर के इंटू टी। ठीक है, मैंने क्या करा, एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग में आप जानते हो ई रेज टू दी पावर में चीज चल जाती है। तो एंटी लॉग लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड से तो एल एन हट गया और राइट हैंड साइड में ई रेज टू दी पावर में चीज आ जाती है। तो ए नॉट अपॉन ए बराबर ई रेज टू दी पावर के ए इंटू टी है ये। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई ए नॉट की ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता, दैट इज ए बाई ए नॉट बाई ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ई रेज टू द पावर के इंटू टी। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते यानी कि ए बाई ए नॉट, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी। यहाँ से मैंने स्मॉल ए की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं, टेल मी द ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट वर्सेस टाइम टी। तो जीरो ऑर्डर में ये जो ग्राफ आ रहा था वो कैसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन। जीरो ऑर्डर में ये जो ग्राफ आ रहा था वो कैसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस केस में वो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ई दिख गया ना, ई का मतलब ही एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, डाउन द कर्व। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस टाइप का पुट होगा। ठीक है, अगर आप क्या करो, लेट अस से आप वैल्यू पुट कर दो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, ई रेज टू दी पावर जीरो कितना होता है, टाइम के अनुसार रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से वेरी करेगा वो ग्राफ पुट करना चाह रहे हैं अपन। सो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जब आप टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ई रेज टू दी पावर जीरो कितना होता है, वन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगी, ए नॉट के। तो वही यहाँ पे पुट करा है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो ए बराबर किसके हो गया, ए नॉट के। और जब आप टाइम टी की कोई भी हाइपोथेटिकल वैल्यू पुट करोगे तो उस केस में ई की पावर नेगेटिव आएगी। ई की पावर नेगेटिव माने एक्सपोनेंशियल ग्राफ है लेकिन घटता हुआ। तो आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है घटता हुआ, तो क्या ये आगे जाके कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्या नहीं। इसलिए बोला गया था आपसे दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द ओनली रिएक्शन विच कंप्लीट्स थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल आता है, कभी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा ये। तो थ्योरेटिकली दिस रिएक्शन नेवर एंड्स, यही अपन लिखने जा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये होती है, थ्योरेटिकली द रिएक्शन नेवर एंड्स बट एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के बाद ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाता है। तो अपन मान लेते हैं कि एंड पोजीशन आ चुकी है।
we consider it to be the end point. क्लियर है? चलिए, अब अपन क्या करते थे, लास्ट वाले डेरिवेशन में हमने क्या करा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकाली थी, और इस ए की कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या करा था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट करा था। यहाँ पे अपन भी लगभग वही सेम चीज कर रहे हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन, अब मैंने इक्वेशन का नाम पता नहीं दिया था कि नहीं, लेकिन मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, रेट बराबर के इंटू ए रेज टू द पावर 1, ये इक्वेशन थी। तो मैं इस ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो मेरी रेट जो हो जाएगी, यहाँ पे के ए था ना, तो मेरी रेट जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी के ए इंटू ए रेज ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी के। ठीक है, तो अगेन इस पे भी एक और ग्राफ पूछ सकता है, वो जो मैं ऊपर बना रहा हूँ आप लोग नीचे ही बना लीजिएगा, मेरे पास स्पेस की कमी है। अगर वो रेट वर्सेस टाइम में आपसे ग्राफ पूछता, तो यहाँ पे जो ग्राफ होता वो किस तरीके का होता, अगेन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो रेट किसके बराबर आ जाएगी भैया, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो रेट किसके बराबर आ जाएगी, तो अपन जानते हैं ई रेस टू दी पावर जीरो बराबर 1 होता है, तो ये वाली जो पूरी वैल्यू हो गई वो तो 1 के बराबर हो गई, तो रेट मेरी किसके बराबर आ जाएगी, के इंटू ए नॉट के। और जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे तो इसका भी ग्राफ जो है वो सेम इसी तरीके का आता जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। अपने पास जो एक इक्वेशन आई थी, देखो जिस पे डब्बे बना रहा हूँ बस वही याद रखने, और ग्राफ तो सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अभी तक मैंने फर्स्ट लॉ में किसी स्पेसिफिक पे इतना कुछ ज्यादा बॉक्सेस में बंद नहीं करा है, तो अभी तक इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई नहीं है। ठीक, अपनी एक इक्वेशन आई थी एल एन ए नॉट अपॉन ए बराबर के इंटू टी, ये इक्वेशन याद है, थोड़ी देर पहले लिखी थी लिमिट पुट करने पे। अब मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के। एल एन ए अपॉन बी क्या होता है, एल एन ए माइनस एल एन बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए बराबर के इंटू टी। ठीक है, तो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहो, हर इक्वेशन पे ग्राफ है भैया, है ना, एल एन ए और टाइम के बीच में, तो बताओगे वो ग्राफ कैसा आएगा। तो यहाँ से एल एन ए की वैल्यू निकाल लीजिए, एल एन ए बराबर माइनस के इंटू टी प्लस एल एन ए नॉट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, तो ये भी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ही ग्राफ है विद अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, स्लोप जो है वो इसकी क्या है, माइनस के। क्लियर। अब देखो, एक्चुअल में ए की जब अपन बात करेंगे, अगर अपन ने जो शुरू में इक्वेशन मानी थी वो कुछ इस टाइप की मानी थी ना, ए गिव्स प्रोडक्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने इसकी मानी थी ए नॉट, एट टाइम टी इक्वल टू टी इट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए एक्स। ठीक है, जब आप इस वाले को देखते हो, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, ये मैंने बस आपको, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है, ये मैंने रेफरेंस देने के लिए बताया। जब ये वाली इक्वेशन को आप देखते हो, सो ब्रैकेट में क्या है, एल एन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो रेशो है ये कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का ही रेशो है। कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अपॉन मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब अपन जानते हैं वॉल्यूम तो ओवरऑल कैंसिल ही हो जाएगी एट द एंड, क्योंकि वो तो एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो टोटल वॉल्यूम ही लेंगे, तो जितनी पहले थी उतनी बाद में होगी। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कैंसिल हो गए, तो क्या मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को इनडायरेक्टली मोल्स बाय मोल्स लिख सकता हूं कि नहीं। एक मिनट बेटा,
क्या प्रॉब्लम है सर? ग्राफ बनाना है क्या? हाँ बनाना है, पहले यहाँ पे ध्यान दे। ये जो ln के अंदर आपने रेशो लिखा है, ये कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का रेशो है। कॉन्सेंट्रेशन को आप मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो कि नहीं? इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन को आप मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो कि नहीं? वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम तो बराबर ही होगी टोटल। तो इनडायरेक्टली आप कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स अपॉन मोल्स लिख सकते हो कि नहीं? तो ऊपर वाले मोल्स कौन से हैं? इनिशियल मोल्स जो शुरू में लिए थे। और नीचे वाले मोल्स कौन से हैं? मोल्स लेफ्ट, क्योंकि नीचे जो आप कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हो वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हो? कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट। इतनी बात समझ में आती है? तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन को मैं इनिशियल मोल्स अपॉन मोल्स लेफ्ट लिख सकता हूं, बराबर। अब मोल्स को भी आप क्या लिख सकते हो? वी नो दैट मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास अपॉन वेट बाय मोलर मास। ठीक है, तो अरे ये रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, तो रिएक्टेंट का ही तो है सब कुछ। ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स हैं, ये भी रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स हैं, ये रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब रिएक्टेंट ले रहे हो तो मोलर मास तो सेम रहेगा। H2O का मोलर मास इनिशियली मेजर करो या H2O का मोलर मास 4 सेकंड बाद मेजर करो, मोलर मास तो कांस्टेंट है। तो क्या मैं मोल्स को वेट बाय वेट का रेशो लिख सकता हूं कि नहीं? तो ऊपर वाला जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनिशियल वेट, और नीचे वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेट लेफ्ट। इतनी बात सबके भेजे में घुसती है क्या? पहले मैंने कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स बाय वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। तो कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशो है वो क्या हो सकता है? मोल्स बाय मोल्स का रेशो भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में गिवन है तो फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करना। अगर आपको जो डेटा गिवन है वो मोल्स के रिस्पेक्ट में गिवन है तो ln के अंदर ये वैल्यू पुट करना। अगर आपको जो डेटा गिवन है वो वेट के रेस्पेक्ट में गिवन है तो ln के अंदर ये वैल्यू पुट करना। बात समझ में आती है कि नहीं? कि वापस एक्सप्लेन करूं? आपको डेटा किस टर्म में गिवन है वो मैटर करता है। शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन या क्लियर है बात? बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर है? कोई है जिसको वापस बताना है? किसी ने पूछा शायद। चल तो जैसा कि मैंने बोला, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन एंड द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले में अगर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो ln के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का रेशो। मोल दे रखा है तो ln के अंदर भी मोल अपॉन मोल का रेशो। वेट दे रखा है तो ln के अंदर भी वेट बाय वेट का रेशो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला मॉडिफाई करते रहना है क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी। एक सेकेंड देना बस। तो मैं वही लिख रहा हूं जो मैंने इनडायरेक्टली अभी बात करी थी आपसे, कि अगर आप ए गिव्स प्रोडक्ट के इनिशियल मोल्स ए नॉट मान लो तो फाइनल मोल्स क्या हो जाएंगे? ए नॉट माइनस एक्स। ये कब है? एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे। ये कब है? एट टाइम टी इक्वल टू टी पे। एट टाइम टी इक्वल टू टी मोल्स ऑफ ए रिमेनिंग कितने हैं? ए नॉट माइनस ए एक्स। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए टी। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए टी? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आर दी मोल्स ऑफ एटी। ठीक है, जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बच गए वही मोल्स ऑफ एटी है। ठीक, तो फॉर्मूला अपन यहां से क्या बना सकते हैं भैया? जैसा कि मैंने बोला कि ये वाला जो रेशो है ये कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का रेशो है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? ln ए नॉट अपॉन ए टी बराबर के ए इंटू टी, जहां पे ए क्या है? मोल्स हैं। तो अगर आपको मोल्स दे रखा है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं? वेट बाय मोलर मास
तो मोलर मास तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये इनिशियल वेट अपॉन वेट लेफ्ट बराबर के इंटू टी, वेयर एम क्या है, मास। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया AT किसके बराबर था, ए नॉट माइनस एक्स के। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं फॉर्मूले में तो इट इज ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स बराबर के ए इंटू टी। ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो फटाफट बोल दो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यही वाला है। अब इसकी जगह वो चाहे तो वेट यूज करवा ले, वो चाहे तो मोल्स यूज करवा ले, वो चाहे तो कॉन्सेंट्रेशन यूज करवा ले। एट द एंड एलएन के अंदर एक्चुअल में है क्या, ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। रेशो सेम ही चीज का है, अपॉन ए नॉट माइनस एक्स क्या है भाई, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट वाली, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या इनिशियल मोल्स, मोल्स विल बी मोर प्रिसाइज क्योंकि ए नॉट के टर्म में लिख रहे हैं, या फाइनल मोल्स, जो बोलना चाहो बोल लो, बट इट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल। क्लियर बात है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको वैरायटी ध्यान रखनी है कि मोल्स की जगह मास भी पुट कर सकते हो, कंसंट्रेशन भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात है? देखिए, थोड़ी देर पहले आपने जो फॉर्मूला लिखा था ये रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा था आपने फॉर्मूला, ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। तो यहाँ से अगर आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो तो इट इज 1 अपॉन टी ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, अपन जानते हैं, सिंस वी नो, बेशक जानते हो नहीं जानते हो, ln बेस ई एक्स बराबर किसके होता है, 2.303 टाइम्स log x के। ठीक है, log x का बेस होता है 10। ठीक है, तो कुछ नहीं, अगर मेरे को यही फॉर्मूला लॉग के टर्म्स में लिखना हो, क्यों लॉग के टर्म में लिखना है, क्योंकि लॉग वाली वैल्यूज मेरे को याद रखने में आसानी होती है। ln और log में क्या रिलेशन होता है, जो भी आपको log की वैल्यू दे रखी है उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो ln की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब, अगर आप इसी फॉर्मूले को log के टर्म्स में लिखोगे, और मैं ज्यादातर सवाल में log वाला ही फॉर्मूला यूज करता हूँ, आपकी इच्छा ये वाली यूज करनी है कि log वाली, इस वाले में आपको ln की वैल्यूज पता होनी चाहिए, उस वाले में आपको log की वैल्यूज पता होनी चाहिए, मर्जी पड़े जो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। तो द फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, के ए बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। यहाँ पे आपको हर एक टर्म क्लियर होनी चाहिए कि होता है रेट कांस्टेंट, 2.303 कांस्टेंट, टी इज टाइम, लॉग इज लॉग, ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट माइनस एक्स इज मोल्स लेफ्ट या कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट। इज इट क्लियर एवरीबडी? ठीक है, बात आ जाती है लॉग की वैल्यूज की, तो आप इसमें बस ये फॉर्मूला लिख लेना, उसकी जगह ये वाला भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है माने ये वाला, वो ln के टर्म्स में, ये वाला log के टर्म्स में, बस और कुछ नहीं। तो log की वैल्यूज, log के फॉर्मूलाज तो याद होंगे भाई साहब। log 1 होता है कितना, 0, log 2 0.30, log 3 अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, फालतू बात नहीं, 0.48 के सर इसकी तो वैल्यू 0.477 होती है, अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। log 4 बताओ 0.60, log 5 0.70, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10, कट 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 log 6 0.77, log 7 0.85। अब यहाँ से बस 5 का डिफरेंस है, 0.90, 0.951। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से देख सकते हो आप, बस 0.5 का डिफरेंस है, बाकी थोड़ी बहुत बेसिक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कहाँ तक के याद हो,
बताया ना, 10 10, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बाकी फॉर्मूलाज पता होने चाहिए बेसिक लॉग के, और कुछ नहीं, जो उम्मीद करता हूँ सबको आते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करिए चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, आंसर आएगा सेम। ठीक है। लॉग वाले फॉर्मूलाज लिखवाऊं क्या आते हैं? लॉग ए रेज टू द पावर एन क्या होता है? एन लॉग ए, ये सब जानते हो। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। खैर, अपन तो अपने बेसिक मुद्दे पे आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, देखिए आपने जो रिएक्शन मानी थी वो ए ऑफ ए की उस प्रोडक्ट मानी थी, है कि नहीं? एट टाइम टी इक्वल टू 0 लेट इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है। अगर वो आपको बोल रहा है, अगर आपको डेटा परसेंटेज के टर्म में दिया है, बात सुनना मेरी, अगर आपको दिया है कि भैया 20% रिएक्ट हो गया, ठीक है, आपने कुछ मोल्स लिए उसका 20% रिएक्ट हो गया, तो बताओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानोगे? परसेंटेज के टर्म में मैक्सिमम वैल्यू, इनिशियल इज द मैक्सिमम वैल्यू नो, तो परसेंटेज के टर्म में इनिशियल वैल्यू कितनी मानोगे? परसेंटेज के टर्म में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी परसेंट आ सकती है तुम्हारी? 100। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको परसेंटेज के टर्म में सवाल गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 100 मान लेना। कभी भी परसेंटेज के टर्म में आपको सवाल गिवन है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 100 मान लेना। मतलब अगर वो बोल रहा है कि 20% रिएक्ट कर गया, किसका 20%? 100 का 20%। 40% रिएक्ट कर गया, किसका 40%? 100 का 40%। ठीक है, इज इट क्लियर? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? हालांकि आप इसके अलावा कुछ और भी मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनिशियल मोल्स कैंसिल हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सपोज सवाल में दे दे दैट लेट अल्फा परसेंट ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, लिख ही लेते हैं, लेट आफ्टर टाइम टी, वो बोल रहा है कि भैया अल्फा परसेंट ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो किसका अल्फा परसेंट कंप्लीट हो गया? इनिशियली जो आपने ए नॉट माना था उसका अल्फा परसेंट कंप्लीट हो चुका है। अल्फा परसेंट ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मींस इसका मतलब क्या है? अल्फा परसेंट ऑफ द मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, हैज बीन रिएक्टेड। और किसके अल्फा परसेंट ऑफ द मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं? ए जो इनिशियली आपने ए नॉट लिया था ना, उसके अल्फा परसेंट की बात हो रही है। इनिशियली जो ए नॉट लिया था उस ए नॉट के अल्फा परसेंट रिएक्ट कर चुके हैं। तो कहने का मतलब आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी कितने बचेंगे? ए नॉट माइनस अल्फा अपॉन 100 इंटू ए नॉट, ये मोल्स उसके बच जाएंगे। समझ में आती है बात? तो जब आप रेशो लोगे एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू अल्फा अपॉन 100 का, ठीक है, ये टाइम टी इक्वल टू टी तो था, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल मोल्स, बचे हुए मोल्स एट टाइम टी इक्वल टू टी। तो क्या देख रहे हो कि ए नॉट से ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब इनिशियल मोल्स विल नेवर बी गिवन इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ऑटोमेटिकली जब भी आपको परसेंटेज का सवाल गिवन हो, सीधे ये फॉर्मूला लगा देना, 100 अपॉन 100 माइनस अल्फा बराबर के इंटू टी। बस, वो सॉल्व कहां से हुआ वो मैं बता चुका हूं। इस टाइप के सवाल में क्योंकि इनिशियल मोल्स ऑलवेज गेट्स कैंसिल आउट, initial moles always gets cancel out,
तो इसलिए यही फॉर्मूला आपको यूज में आएगा। मतलब अगर कहीं परसेंटेज के टर्म्स में डेटा गिवन है तो इट इज ln 100/100 माइनस अल्फा बराबर k इंटू। ठीक है। मैं अगर पूछूं अ रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड आफ्टर 10 मिनट्स, तो ऊपर क्या बैठाओगे? 100। नीचे क्या बैठाओगे बताओ? अ रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड आफ्टर 10 मिनट्स, तो नीचे क्या लिखूं? ln 100/20% कंप्लीट हो गई 80। नीचे ध्यान रखना बची हुई आती है हमेशा। ठीक है, नीचे बची हुई आती है हमेशा। चलो, ये सारा तामझाम हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। देखो, आपने जो रेट लॉ लिखा था वो क्या था? इट इज माइनस dA/dt बराबर k इंटू टी। ये मेरा था रेट लॉ। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, जरूरी नहीं है कि आप हर बार 0 से t टाइम में इंटीग्रेट करो। लेट अस से मैंने कोई और हाइपोथेटिकल टाइम में इंटीग्रेट कर दिया, k into dt. Now I am taking the time with respect to t1 to t2. मैंने किसी हाइपोथेटिकल टाइम t1 से t2 के रेस्पेक्ट में मैं उसे इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो उस टाइम जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, लेट अस से वो मैंने मान ली a1 और a2 है, कि एट टाइम t इक्वल टू t1 इसकी कॉन्सेंट्रेशन a1 है, टाइम t इक्वल टू t2 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन a2 है। तो अब जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ln ऑफ a1 बाय a2। भाई इनिशियल अपॉन फाइनल ही तो होता है, बराबर के इंटू टी लिखते थे। लेकिन वो टी कब लिखते थे? जब आप इंटीग्रेट करते थे 0 से टी, तो आप टी माइनस 0 लिखते थे। लेकिन अब की बार आप कहां से कहां लिमिट बिठाओगे? सिंस वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम t1 से t2, तो अब जो मैं लिमिट बिठाऊंगा वो क्या बिठाऊंगा? t2 माइनस t1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आप किसी दो हाइपोथेटिकल टाइम पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना चाह रहे हो तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हम जो रेट लॉ लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम टी पे मानते हुए लिखते हैं। वैसे ही जैसे मैंने बोल दिया लेट एट टाइम टी आर बराबर किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे मेरा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो है के ए इंटू ए। तो अगर मैं रेट फाइंड करने जा रहा हूँ एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, तो बताओ मेरी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? के इंटू ए नॉट। क्योंकि एट टाइम टी इक्वल टू टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर होती है? ए नॉट के। वैसे ही अगर मैं आर एट टाइम टी इक्वल टू t1 पे फाइंड आउट करूं तो मेरी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? k इंटू a1। क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू t1 मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a है वो किसके बराबर थी? a1 के। सिमिलरली एट टाइम t इक्वल टू t2 मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a किसके बराबर थी? a2 के। तो r एट टाइम t इक्वल टू t2 किसके बराबर हो जाएगा? ka इंटू a2 के। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा आपके पास? इट इज a1/a2 इक्वल टू r1/r2। ठीक है, इसको मैं r1 नाम दे देता हूं और इसको मैंने r2 नाम दे दिया। अब यही वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। तो कहने का मतलब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मोल्स दे रखे हैं तो इनिशियल मोल्स अपॉन मोल्स लेफ्ट, मास दे रखा है तो इनिशियल मास अपॉन मास लेफ्ट, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट, इनिशियल रेट दे रखी है तो इट इज रेट 1 अपॉन रेट 2 बराबर के ए इंटू t2 माइनस t1। कोई भी दो हाइपोथेटिकल टाइम दे के वो आपको रेट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, या कोई भी दो हाइपोथेटिकल रेट दे के वो आपको टाइम की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी कोई काम का नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट हाफ लाइफ। मेरे साथ लिख लेना क्योंकि टाइम कभी भी खत्म हो सकता है। तो यानी कि टी हाफ फाइंड आउट करने जा रहे हैं एट टाइम टी इक्वल टू टी हाफ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? ए नॉट बाय 2 के। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट करूंगा मैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन क्या थी आपकी? ए नॉट अपॉन ए बराबर के ए इंटू टी। बस मैं वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इट इज एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2
बराबर के इंटू टी की जगह क्या पुट कर दूंगा, टी हाफ। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ln2 बराबर के ए इंटू टी हाफ। तो यहाँ से हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू क्या आ गई, ln2 अपॉन के ए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln2, 0.693 अपॉन के ए। तो अगर मैं बोलूं हाफ लाइफ टाइम, तो भैया 0.693 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। व्हाट डज दिस सिग्निफाइज, कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कुछ नजर आ रहा है क्या इसमें, नहीं। हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जब आप टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ पुट करोगे तो वो इंडिपेंडेंट होएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात